बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिकल टेक्स्ट कोर्स की एक और वीडियो के साथ अब्दुल सलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम फेयर मार्केट वैल्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में मैंने जो पिछली एक वीडियो है कॉमन रूल्स, उसमें मैं आपको कॉमन रूल्स के हवाले से बता चुका हूँ कि कौन कौन से कॉमन रूल्स हैं जिनको हमने पढ़ना है। कॉमन रूल्स के हवाले से एक तारुफी वीडियो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा जो है वो इसमें जो हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ें जो डिस्कस की हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो हम फेयर मार्केट वैल्यू को डिस्कस करेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू में याद रखें, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फाइनेंस एक्ट 2022 में एक चेंज आई। वो चेंज ये आई कि फेयर मार्केट वैल्यू की डेफिनेशन जो कि पूरी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पहले नहीं दी गई थी, उस डेफिनेशन को ऐड किया गया है। और वो डेफिनेशन असल में उन्होंने कोई नई इंसर्ट नहीं की, बल्कि सेक्शन 68 में जो कि फेयर मार्केट वैल्यू के ट्रीटमेंट को डिस्कस करती है, उसी को ही कहा है कि वो पूरे के पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए वो इस्तेमाल हो सकेगी। पहले ये सेक्शन थी 68, अब उन्होंने इसको जो है वो डेफिनेशन के तौर पे इस्तेमाल कर लिया है। अब ये जो डेफिनेशन है ये फेयर मार्केट वैल्यू की, ये ओवरऑल जो है वो इस्तेमाल हो सकती है इनकम टैक्स पर्पस के लिए। दूसरी जानिब हमारे पास सेक्शन 68 है जो कि डील करती है फेयर मार्केट वैल्यू को। इसको हम आज डिस्कस भी करेंगे, इसके ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसके अंदर फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका का क्या बताया गया है। रूल 228 जो कि इनकम टैक्स रूल्स 2002 में दर्ज किया गया है, इसके अंदर भी डिटेल डिस्कशन है फेयर मार्केट वैल्यू की। उस सिलसिले में भी मैं आपको बताऊंगा कि फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसके बारे में रूल 22 क्या कहता है। अब मैं सेक्शन 68 के बारे में अगर आपको बताऊं तो सेक्शन 68 के अंदर लिखा ये गया है कि फेयर मार्केट वैल्यू हमने किस चीज की डिटरमिन करनी है। हमने किसी एसेट की, किसी सर्विस की, बेनिफिट की या पेक्विजिट की जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करनी होती है। अभी आपकी स्क्रीन पे मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को ओपन करता हूं, तो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि सेक्शन 68 जो है वो हमें क्या इसके बारे में मतलब इसके मतलब क्या बता रहा है। तो सेक्शन 68 के अंदर वैल्यू ऑफ पिक्विजिट की बात की गई है, वैल्यू ऑफ एसेट की बात की गई है और उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की गई है। ये आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा है कि कोई भी एसेट है, रेंट है, प्रॉपर्टी है, सर्विस है, बेनिफिट है या पिक्विजिट है, इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कैसे डिटरमिन होगी? ओपन मार्केट प्राइस। क्या चीज होगी? ओपन मार्केट प्राइस। ओपन मार्केट प्राइस जो है वही उसकी फेयर मार्केट वैल्यू तस्वुर की जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू में आगे बढ़े तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो कि फेयर मार्केट वैल्यू की डिटर्मिनेशन के लिए है वो है सबसेक्शन 2, जिसमें ये कहा गया है कि जब आपने फेयर मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो उसमें आपने जो कैश है यानी उसको नजरअंदाज कर देना है। ठीक है कि कोई भी जो यानी फेयर मार्केट वैल्यू जिस टाइम आपने कैलकुलेट करनी है किसी एसेट की, रेंट की, सर्विस की या बेनिफिट की, तो उस वक्त आपने विदाउट रिगार्ड टू एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और टू द फैक्ट दैट इट इज नॉट अदरवाइज कन्वर्टिबल टू कैश, यानी आपने ये नहीं देखना कि वो कन्वर्टिबल टू कैश रेडीली है या उसके ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शन है ऑन ट्रांसफर, उसको नजरअंदाज कर देना है। ये चीज क्यों लिखी गई है? ये चीज इसलिए लिखी गई है क्योंकि इससे जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी जो अमाउंट है वो कम हो सकती है किसी भी एसेट की, बेनिफिट की। तो इसको नजरअंदाज कर देने से उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कम नहीं होती। अच्छा, इससे ऑनवर्ड जो है वो डिस्कशन की गई है इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, प्लाजा है, कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्टेड या ओपन प्लॉट की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमिन होगी? उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो एफबीआर का रेट है, एफबीआर का रेट, एफबीआर का नोटिफिकेशन, ये सेक्शन 68 सबसेक्शन 4 हमें इसके बारे में बताता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के का रेट कौन सा होगा।
तो वो कहते हैं कि ये रेट वो होगा जो कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के जरिए से फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करेगा कुछ एरिया या एरियाज की, उसको जो है वो तस्वर किया जाएगा कि ये वो वैल्यू है जो कि फेयर मार्केट वैल्यू है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखिए जरा, इस टाइम आपकी स्क्रीन पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट है और यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट सिटीज के ये वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज हैं। तो अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज फैसलाबाद है तो ये देख सकते हैं कि ये एसआरओ, ये नोटिफिकेशन लेटेस्ट है। तो इसी तरीके से जिन सिटीज की, और इन सिटीज के अंदर भी सारे एरियाज की फेयर मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है। हम इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जो सिर्फ इस नोटिफिकेशन के ऊपर हो, की सिटीज के ऊपर। तो हमारे साथ आप जरूर जुड़े रहें। तो फेयर मार्केट वैल्यू जिन सिटीज की बताई गई है ये आपके सामने है। उसके अलावा जो नोटिफिकेशन के अंदर उन सिटीज के सारे एरियाज मेंशन नहीं है, कवर नहीं है। तो उस सूरत में हमने क्या करना है, उस सूरत में हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या होगी? उस सूरत में हमारे पास स्ट्रेटेजी ये होगी कि जिन एरियाज में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने वैल्यू डिटरमिन नहीं की थ्रू इट्स नोटिफिकेशन, वहां पे जो डीसी वैल्यू है, जो कि हर बात है कि हर इलाके का यानी हर सूबे की जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उस सिटी का, मतलब ये कि ये पंजाब है तो पंजाब में जो भी डीसी डिफरेंट सिटी के मुतय्यन हैं उनका जो रेट निकलता है रजिस्ट्री के टाइम, उसी को तस्वुर किया जाएगा कि ये फेयर मार्केट वैल्यू। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू नंबर 1, अगर एफबीआर का नोटिफिकेशन मौजूद है तो हम वो लेंगे, और अगर एफबीआर का नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है तो फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू की जो वैल्यू डिटरमिन की गई है वो वैल्यू को तस्वुर किया जाएगा कि वो फेयर मार्केट वैल्यू है। अब हम सेक्शन 68 की तरफ वापस आना चाहते हैं, यानी उसकी कंटेंट की तरफ। सेक्शन 68 के अंदर ये वाली जो जितनी भी हमने डिस्कशन की हैं, इस डिस्कशन के बाद एक और चीज भी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है। वो ये है कि वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी एरिया और एरिया हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड बाय द बोर्ड इन द नोटिफिकेशन, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू ऑफ प्रोविंशियल और एनी अदर वैल्यू। ये हमने भी पढ़ लिया। और उसके बाद नीचे क्या कि इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सब सेक्शन 6 में कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है कंप्यूटेशन के लिए, क्योंकि सेक्शन 37 जो है वो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन के लिए है, तो कंपोनेंट ए, इसी तरीके से ये वाला जो 2 है ये 236C को डील करता है, जब आपकी प्रॉपर्टी सेल होती है तो उसके ऊपर जो टैक्स है। इसी तरीके से 236K है जो कि डील करता है जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं। इसमें वो ये कहता है, और उसके अलावा वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ 111 जो अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स की है, वो कहता है शैल नॉट बी लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू एज डिटरमिन्ड अंडर सबसेक्शन 4 और 5। तो 4 के अंदर हमने पढ़ लिया वो एफबीआर का नोटिफिकेशन है, 5 के अंदर हमने पढ़ लिया कि ये डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर की जो वैल्यू है वो है। कहता है इन सारी सूरतों में 1 से लेकर 4 तक ये फेयर मार्केट वैल्यू से कम नहीं होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है। शैल नॉट बी लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू एज डिटरमिन्ड अंडर सबसेक्शन 4 और 5। तो ये भी अपने ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इस सेक्शन के अंदर है, वो ये है कि इट इज फर्दर क्लैरिफाइड, it is further clarified that for the purposes of clauses 1 to 4 of this subsection, if the fair market value determined under subsection 4 or 5 is different than the auction price, the applicable price shall be the higher of the two। तो इसमें अगर वो प्राइस जो है वो ज्यादा है तो उस सूरत में ऑक्शन प्राइस जो है वो ली जाएगी। क्या ली जाएगी? ऑक्शन प्राइस ली जाएगी। ऑक्शन प्राइस कौन सी है कि मिसाल के तौर पे अगर एक प्रॉपर्टी है जिसको निलाम किया गया है तो उसकी फिर जो प्राइस वो ऑक्शन वाली ज्यादा है और दूसरी जो वैल्यू है वो कम है, तो हम ऑक्शन वाली जो प्राइस है उसको लेंगे, और 4 और 5 जो है उसकी जो वैल्यू अगर वो कम है तो उसको हम नहीं लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सेक्शन 68 तो हो गई मुकम्मल, लेकिन एक रूल है, रूल नंबर 228।
जो कि वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स को डील करता है इनकम टैक्स रूल्स 2002 के अंदर। यहाँ पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से कुछ चीजें हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। वो कहते हैं जी कि नहीं, वैल्यूएशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 111। अब 111 के तो 111 में अनएक्सप्लेन एसेट्स मैंने बता चुका हूँ, उसमें जब वैल्यू ली जाएगी तो उसमें भी उसने यही कहा है कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू है तो सेक्शन 68 का सबसेक्शन 4 यानी एफबीआर की वैल्यू लेंगे, और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर प्रोविंशियल बॉडी में जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू की वैल्यू वो लेंगे। और इसी तरीके से अगर एग्रीकल्चर लैंड है, अब ये बात एक डिफरेंट है, तो उस सूरत में वो कहता है कि एवरेज सेल प्राइस को लेंगे। अब ये बात असल में हो रही है 111 में, 111 के ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो उसमें हमने कौन सी लेनी है, एवरेज सेल प्राइस, जो कि सेल जो रिकॉर्ड हुई है इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड, वो हमारी वैल्यू तस्वर की जाएगी। और उसके बाद जो है इफिना के सेल प्राइस रिकॉर्डेड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टीज हायर देन द फेयर मार्केट वैल्यू, तो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो उसमें जो है वो क्लॉजेस ए बी एंड सी, द एप्लीकेबल प्राइस शैल बी द हायर ऑफ द टू। तो उसमें जो है वो ये है कि अगर आपकी जो है वो कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल हुआ है, मिसाल के तौर पे जी आपने सेल डीड लिखी है, रजिस्टर्ड डीड है जिसके मुताबिक आपने अपनी प्रॉपर्टी को सेल किया है, तो प्रॉपर्टी को जब आपने सेल किया है उसके अंदर अगर वैल्यू ज्यादा है, इफ इन अ केस सेल प्राइस रिकॉर्डेड इन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेल ऑफ एनी प्रॉपर्टी इज हायर देन द फेयर मार्केट वैल्यू एज रिटन अंडर ए बी सी, ए बी और सी के अंदर जो वैल्यू है उससे ज्यादा है, तो फिर जो प्राइस है द एप्लीकेबल प्राइस शैल बी हायर ऑफ द टू, तो जो आपकी एक्चुअल मार्केट प्राइस है वो ली जाएगी। यानी अगर सेल एग्रीमेंट के अंदर आपकी वैल्यू इन ए बी और सी से ज्यादा है तो फिर आपने उस वैल्यू को लेना है। मुझे उम्मीद है मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए लेक्चर सुनते वक्त। साथ ही ऑक्शन वाला हम अभी डिस्कस करके आए हैं, यहाँ पे अगेन उसको डिस्कस किया गया है कि अगर प्रॉपर्टी ऑक्शन की गई है तो ऑक्शन वाली प्राइस अगर ज्यादा है तो वो लेंगे इन सिंपल टर्म्स। अच्छा, यहाँ से ऑनवर्ड एक डिस्कशन शुरू हो जाती है, इसके ऊपर जस्ट मैं 1 और 2 मिनट्स में रैप अप कर देता हूँ, साथ ही वीडियो भी हमारी कंक्लूड हो जाएगी आज। 111 सेक्शन अनएक्सप्लेन एसेट्स को डील करता है। अब अनएक्सप्लेन एसेट्स जो है उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ये वैल्यूएशन जो है उसके बारे में पहले तो एक कमिश्नर साहब के पास होता था कि वो इसको वैल्यूएशन करें। अब रूल नंबर 228 के अंदर एसेट्स की वैल्यूएशन के बारे में तरीकाकार बताया गया है। गाड़ी है, नई है, पुरानी है, उसको कैसे मेजर करना है, उसकी वैल्यू कैसे लेनी है, आप इसको देख सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जब आप डोनेशन देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, आर्टिकल्स भी देते हैं, उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, तो ये भी सेक्शन जो है 228 के अंदर बताया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कॉमन रूल्स के अंदर और प्रैक्टिकल टेक्स्ट कोर्स के अंदर वीडियोस का सिलसिला जारी है, हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहा करें। अस्सलाम वालेकुम।